तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और निमोनिक्स देने वाली हूँ जिसके बाद आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के कारण ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इस स्टोरी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस स्टोरी के हीरो ही आप हैं। आप अपना नाम B.R. अम्बेडकर भी रख सकते हैं। A political definition of rights is that rights are those social conditions which make sure that a person function on his full potential. कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि मॉन्यूमेंट्स पे कुछ लिखना नहीं चाहिए। अब ये इतना बड़ा है ना कि ना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अच्छा लगा था। उन्होंने बोला हटाओ यार, हमारे बच्चे इसे याद नहीं रख पाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बिल्कुल चैन नहीं आया, कहीं गवर्नर इनसाइडर जॉब तो नहीं कर रहा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रीकोनॉमिक्स पॉलिटी। पॉलिटी में हमने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने प्रियम्बल को भी बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था। अगर ये सारे वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने में आसानी हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इस क्लास के ड्यूरेशन में ही हम इन्हें याद कर लेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और निमोनिक्स देने वाली हूँ जिसके बाद आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुंह ज़बानी याद होगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी फ्रीकोनॉमिकल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Now we are going to read about the articles and the parts of the Indian Constitution. ये सब पढ़ने से पहले कुछ एक जनरल ट्रिविया ले लीजिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, प्लस 22 पार्ट्स थे। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 106 अमेंडमेंट्स हुए। लास्ट अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ था ये ज़रा कमेंट करके बताइए। और आज के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं प्लस 25 पार्ट्स हैं। इन अमेंडमेंट्स के कारण ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइव कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है उसको हम लाइव कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 470 आर्टिकल्स हैं प्लस 25 पार्ट्स हैं। अब मैं आपको कोई आर्टिकल्स नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ भी पॉलिटिकल नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। अगर आप ये स्टोरी पूरी सुन लेंगे तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हार्ट याद हो जाएगा। इस स्टोरी की सबसे मजेदार बात यह है कि इस स्टोरी के हीरो आप हो और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हो, ठीक है। आप अपना नाम B.R. अम्बेडकर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, का काम है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे इनैक्ट होता है? किसी कंट्री में इनैक्ट होता है। तो अब आपको एक कंट्री चाहिए, यानी कि एक टेरिटरी चाहिए। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमें एक टेरिटरी चाहिए, ठीक है। सिर्फ टेरिटरी का क्या करोगे जब तक में कुछ लोग नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए आपने कुछ लोगों को यहाँ पे बसाया। इन लोगों को हम क्या कहते हैं? इन लोगों को हम कहते हैं सिटीजन, ठीक है। तो पार्ट 2 किस चीज के बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है कि अपने बेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करने के लिए आपके पास राइट्स होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में राइट्स का डेफिनेशन है कि राइट्स आर दो सोशल कंडीशन which make sure that a person works on his full potential। तो अब क्योंकि आपने सिटीजन्स को बसा दिया है और उनको आप चाहते हो कि अपने फुल पोटेंशियल पे काम करें, राइट, क्योंकि यही वोट देंगे, यही इलेक्ट होंगे, यही जनता जनार्दन है। तो आप चाहते हो कि भाई ये इनके पास सब कुछ हो, राइट, ये अपने फुल पोटेंशियल पे फंक्शन करें। तो ऑब्वियसली आपको इनको सबसे पहले तो राइट्स देने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए हम पार्ट 3 में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं राइट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन अब आप गवर्नमेंट भी तो हो, क्योंकि आप ही तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, है ना। तो अब आपने बोला कि इनको सिर्फ राइट्स दे देंगे ना तो ये बरगला जाएंगे, तो इसलिए इनको सिर्फ राइट्स मत दो, इनको ना एक डायरेक्शन दो। इनको बताओ कि गाय को नहीं मारना है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि मॉन्यूमेंट पे कुछ लिखना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब तो डायरेक्शंस है ना,
तो इसीलिए हमने पार्ट 4 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा DPSP के बारे में, ठीक है। पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इतना तो इनको बता दिया है, डायरेक्शंस तो दे दिए, लेकिन इन्हें ना कुछ ड्यूटीज दो, क्योंकि आप डायरेक्शंस दोगे ना तो शायद ना भी पालन करें, लेकिन इनके ऊपर कुछ ड्यूटीज इम्पोज कर दो, है ना। तो जब आप ड्यूटीज इम्पोज करोगे तो एक सिटीजन जो है वो अपने राइट्स को बेटर अप्रिशिएट भी करेगा। तो इसीलिए आपने बोला कि भाई हम 4A में इनको ड्यूटीज दे देंगे। समझने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी, है ना। दिस इज एन अमेंडमेंट, ठीक है, ये एक अमेंडमेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 4A किस अमेंडमेंट का पार्ट है, ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए, ये हो गया आपका 4A की बात हो गई, है ना। तो अब हमने पढ़ा कि पहली तो टेरिटरी बनाओ, फिर सिटीजन्स दो, फिर सिटीजन्स को कुछ राइट्स दो, फिर राइट्स के साथ उनको कुछ डायरेक्शन दो और उसके बाद उन पर ड्यूटीज इम्पोज कर दो, है ना। तो ये तो हो गया आपके पार्ट 1 to 4A। अब क्या हुआ, अब ये तो हो गया आपका, भाई आपका एक टेरिटरी बन गया, टेरिटरी में आपके लोग भी बस गए, लोगों को राइट्स वगैरह भी मिल गए। लेकिन अब क्या है कि इतनी बड़ी टेरिटरी है ना, तो अब इस एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए आपको इसको कुछ सब यूनिट्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा। पूरे इंडिया का एक ही CM तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए अब इसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में भी डिवाइड करने की जरूरत है ना। तो इंडिया को किस तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो हमारे पास यूनियन है, हमारा यूनियन क्या है, न्यू दिल्ली है ना, तो एक हमारे पास यूनियन है, राइट। तो इसीलिए हमारा पार्ट 5 किस बारे में डील करता है, यूनियन के साथ डील करता है। तो नो ब्रेनर है कि पार्ट 6 किस चीज के साथ डील करता होगा, प्रोविंसेस के साथ या स्टेट्स के साथ डील करता होगा, है ना। तो पार्ट 6 जो है वो हमारा स्टेट्स है। अब पार्ट 7 की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। पार्ट 7 भी स्टेट्स है, पर पार्ट 7 वो स्टेट्स है जो कि पार्ट B ऑफ शेड्यूल 1 में लिखे हुए थे, ठीक है। अब ये इतना बड़ा है ना कि ना आपको सुनने में अच्छा लगा ना हमारे पॉलिटिशियंस को सुनने में अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको रिपील ही कर दिया। बोला हटाओ इसको, हमारे बच्चे से याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये रिपील हो गया विद अमेंडमेंट नंबर 7, है ना। तो इसीलिए ये याद रखिए कि पार्ट 7 को अमेंड किस चीज से किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 7 से रिपील किया गया था। याद रखिएगा कि पार्ट 7 में उन स्टेट्स के बारे में बात हो रही थी जो कि पार्ट B ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ना। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, रिपील हो चुका है। यूनियन के बारे में बात हो गई, है ना, स्टेट के बारे में बात हो गई। किसी भी बच्चे को भी पता है कि यूनियन और स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, है ना। तो पार्ट 8 में हम किस बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। तो चलिए अब पार्ट 9 के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि सिर्फ स्टेट्स में डिवाइड होने से थोड़ी ना होगा गुजरात का कुछ, तो गुजरात को भी फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो गुजरात में एक छोटा सा ये जो इकाई होगा इसको हम बोलेंगे विलेज, है ना। अब हमें पता है कि विलेज से सिर्फ कैसे होगा, तो विलेज में क्या काम करता है, विलेज में काम करती है पंचायत, है ना। तो पार्ट 9 किस बारे में बात करेगा, पंचायत के बारे में बात करेगा। अब जब हम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वहां की गवर्नेंस सिस्टम है विलेजेस की, है ना, तो हमें पता होना चाहिए भाई सिटी में कौन है। तो सिटी में हमें पता है कि कौन है, म्यूनिसिपैलिटी है ना। जब विलेज में पंचायत है तो सिटी में क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी होगा, और सिटी में और क्या होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, है ना। तो पार्ट 9A और 9B ये भी आप जान लीजिए कि ये भी जो है अमेंडमेंट का ही बाय प्रोडक्ट है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, है ना। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पंचायत तक बात की गई थी, लेकिन 9A और 9B जो है वो फर्दर मोर ऐड किए गए। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए गए ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 की। तो अब देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यूनियंस पढ़ लिया, हमने स्टेट्स पढ़ लिया, हमने यूनियन टेरिटरी पढ़ लिया, हमने विलेजेस भी पढ़ लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो एरियाज है ना जिनको हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, है ना। तो उन एरियाज का क्या होगा, तो उसको हम डालेंगे पार्ट नंबर 10 में, है ना, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है।
तो वो आ जाएंगे आपके पार्ट नंबर 10 में। अब पार्ट 11 में आप क्या पढ़ते हो, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स करने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को बिल्कुल भी चैन नहीं आया। उन्होंने बोला कि यूनियन पढ़ लिया, स्टेट भी पढ़ लिया, टेरिटरीज भी पढ़ ली, अब एक काम करो, यूनियन और स्टेट के बीच का ना रिलेशन भी पढ़ लो। अगर मान लो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो किसका से प्रिवेल होगा? गवर्नर इनसाइडर जॉब तो नहीं कर रहा, गवर्नर कहीं स्पाई तो नहीं है सेंटर का। ये सब पढ़ने के लिए आपको यूनियन और स्टेट का जो है रिलेशनशिप भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 11 में ये सब पढ़ लिया, जब हमने सारा कुछ, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ लिया। अब ये सब करने के बाद हमारे जो सिटीजन है वो कुछ काम तो करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पढ़ो लिखो काम करो ताकि क्या कर सको, प्रॉपर्टी बना सको, है ना। तो इसीलिए पार्ट 12 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में। अब प्रॉपर्टी और फाइनेंस जैसी चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज होगी तो सूट्स के बारे में। अब प्रॉपर्टी भी खरीद ली और फाइनेंस भी ले लिया, तो दोनों के लिए पैसे लगेंगे ना। पैसे कमाने का तो दो ही तरीका होता है, या तो आप बिजनेस कर लो या फिर आप सर्विसेज में चले जाओ, है ना। तो बिजनेस करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रेड बोलोगे ना, ई कॉमर्स बोलोगे। बिजनेस, ई कॉमर्स या ट्रेड जो कि इंडियन टेरिटरी में हो रहा है वो आपका आर्टिकल नंबर 13 में आ जाता है ना। और आर्टिकल नंबर 13 में जब बिजनेस आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 14 में सर्विसेज आएंगी। ये ऑब्वियसली मैं आपको ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, मगर सर्विसेज में एक्चुअली वो सर्विसेज आती हैं जो यूनियन और स्टेट के अंडर की जाती हैं, जैसे कि यूपीएससी या स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं, वो सारी सर्विसेज जो है 14 में आते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी के लिए एक चीज और भी चाहिए, ट्राइब्यूनल, है ना। तो ट्राइब्यूनल चाहिए, मतलब भाई अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, तो ट्राइब्यूनल्स के पास ही आओगे ना। तो इसीलिए आपको एक ट्राइब्यूनल भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। प्लीज याद रखिए कि ये भी एक अमेंडमेंट का ही पार्ट है ना, पार्ट नंबर 14A। अब ट्राइब्यूनल्स भी हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप अपना साम्राज्य क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप हमेशा नहीं रहोगे, इसीलिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस सिस्टम में आपके बाद कोई आदमी आए और यहाँ पर आकर के रूल करे। लेकिन हमें पता है कि हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिया में इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि 14A तक में इन्होंने ट्राइब्यूनल्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि 15 में ये बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाद भी आपके देश को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, है ना। तो आप बात करो इलेक्शंस के बारे में। तो अब इलेक्शन से आपके दिमाग में क्या आता है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में क्या आता है मैं बताती हूँ। इलेक्शंस लड़ने के लिए आपको इश्यूज चाहिए होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, है ना। इस तरह के इश्यूज पर ही आप कोई भी इलेक्शंस को लड़ते हो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है इंडिया जैसी कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप स्पेशल स्टेटस दे देते हो टू सर्टेन क्लासेस, है ना। यही है आपका पार्ट नंबर 16। तो आपने पार्ट 15 में इलेक्शंस कराए, पार्ट 16 में मुद्दे दे दिए, लेकिन सिर्फ इतने से भी मन नहीं भरेगा, तो इसीलिए एक मुद्दा और ले लो। अभी आप रिसेंटली जो सुन रहे हो, बारिंग द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस, आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पे कौन सा चल रहा है। कर्नाटका में ऑटो ड्राइवर्स ने कन्नड़ा नहीं बोलने पे बिहारियों को मार दिया है ना। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, लैंग्वेज बेस्ड मुद्दे, है ना, वो भी इलेक्शंस में बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आपका 17th पार्ट है ना, वो था ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। ठीक है, प्लीज याद रखिए, सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ।
ऐसा है नहीं, है ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है कि इंडिया में कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। लेकिन क्योंकि 15 इलेक्शन था तो मैंने 16 में बताया कि भाई क्या हो सकता है, तो अगर आप किसी को स्पेशल अटेंशन दोगे तो वो एक मुद्दा हो सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक मुद्दा हो सकती है। असली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन में बताया गया है। अब इलेक्शंस कराओगे, मुद्दे बनाओगे, लैंग्वेजेस पे लड़ाई करोगे, तो एक एंटिसिपेशन तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आपको भी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो हीरो हो। तो इसीलिए आप बोलोगे कि भाई हम इन्हें ना थोड़ी सी इमरजेंसी प्रोविजंस भी दे देते हैं। तो 18 नंबर पे आप दोगे इमरजेंसी की प्रोविजंस, ठीक है। तो बेसिकली इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी 3 तरह की होती है इंडिया में। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है और प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल आए गए दिन लगा रहता है, कभी भी लग जाता है, झारखंड में लग जाता है, कभी बिहार में लग जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में आए गए दिन लग जाता है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में हुई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी टचवुड अभी तक इंडिया में कभी नहीं हुई है ना। एक बार हम ब्रिंक पे थे, ऑलमोस्ट होने वाली थी। मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1992 में, 1992 की बात है, तो जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, तो ऑलमोस्ट हम लोग ब्रिंक पे थे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लागू करनी पड़ेगी, पर वो हुआ नहीं। तो इसीलिए इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा स्टेट नहीं आया है। लेकिन नेशनल और प्रेसिडेंट रूल दोनों हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो इमरजेंसी बेसिकली एक वाल्व की तरह काम करता है। तो आप क्योंकि हीरो हैं तो इसीलिए आपने एक वाल्व भी लगा दिया कि भाई अब इलेक्शंस होंगी, इतना स्पेशल अटेंशन मिलेगा, लैंग्वेजेस पे लड़ाई होगी, तो इमरजेंसी की प्रोविजंस लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी का। अब 19 पे आपने बोला, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे वो बहुत ही रिस्क एवर्स लोग थे, पता है, हमारे जैसे ही थे कि भाई सब कुछ करने के बाद कि अगर लिस्ट बना रहे, बजट बना रहे, इतने का हम खाना खाएंगे, इतने के हम कपड़े पहनेंगे, लेकिन अगर कुछ और नीड आ गई तो उसके लिए आप 100 रुपये रिजर्व में रख देते हो। उसी तरीके से पार्ट नंबर 19 में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने मिसलेनियस के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो पार्ट 19 किस चीज के बारे में बात करती है? मिसलेनियस, जो किसी में भी नहीं आया वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 20 बात करती है अमेंडमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अमेंडमेंट की रोल प्ले करता है। बेसिकली अमेंडमेंट से ही आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट ही उसको उसका करंट फॉर्म देता है। अमेंडमेंट में आपका आर्टिकल नंबर 368 आता है। तो जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वेरी रिस्क एवर्स। उन्हें पता था कि भाई आज का जो इंडिया है, मतलब 1950s का जो इंडिया है, वो 2025 के इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। जो हम आज रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं, हो सकता है वो 25 में जो है ऑब्सलीट हो जाएगा, और हो सकता है उस टाइम पे उस टाइम की करंट गवर्नमेंट को जरूरत हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। इसीलिए उन लोगों ने ये प्रोविजन बनाया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे लास्ट के 2 पार्ट्स के बारे में, पार्ट नंबर 21 और पार्ट नंबर 22। 21 में याद रखना है TTSP, और इसमें याद रखना है शॉर्ट टाइटल्स, और याद रखना है रिपील्स। TTSP है टेम्पररी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजंस, और शॉर्ट टाइटल रिपील्स तो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है, अगर आप ये याद रखोगे तो आपको सारे पार्ट्स मुंह ज़बानी याद हो जाएंगे, राइट। चलिए एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए एक टेरिटरी। पार्ट 1 सेज अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद आपको चाहिए उसमें कुछ सिटीजन्स, है ना। पार्ट 2 सेज सिटीजनशिप, ठीक है। अब हमें पता है कि सिटीजन बिना राइट्स के तो फंक्शन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्ट 3 कॉल्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब पता है कि भाई सिर्फ राइट्स दे देंगे तो पता नहीं ये लोग बरगला ना जाए, है ना। तो इसीलिए इनको कुछ डायरेक्टिव्स भी दे देते हैं। सो पार्ट 4 टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ डायरेक्टिव्स देंगे ना तो चलेगा नहीं, इनको कुछ ड्यूटीज इन पे इम्पोज करो। इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट से इनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई, जो कि 4A में दी गई। तो अब लोग तो हो गए, लेकिन इतने बड़े स्ट्रेंथ का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए पार्ट 5 में हमने बात करी कि भाई एक यूनियन होगा, है ना, एक सेंटर होगा।
तो साथ में स्टेट्स भी होंगे। तो पार्ट 6 में बात की गई प्रोविंसेस के बारे में, ठीक है। और पार्ट 7 में बात की गई उन स्टेट्स के बारे में जो कि पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 में है, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा नाम है और हमें पसंद नहीं है, इसीलिए हमने इसको रिपील भी कर दिया। रिपील किया बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट। सो 7th पार्ट was amended by 7th अमेंडमेंट एक्ट। हमने ऑलरेडी यूनियन के बारे में बात कर ली थी, स्टेट के बारे में बात कर ली थी, तो अब नेक्स्ट क्या है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज वगैरह के बारे में बात करने के बाद भी हमें पता है कि स्टेट्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड किस चीज में होते हैं, विलेजेस में होते हैं। विलेजेस में क्या फंक्शन करता है, पंचायत फंक्शन करता है। तो पार्ट 9 किस बारे में बात कर रहा है, पंचायत के बारे में। पंचायत कहाँ पे फंक्शनल है, विलेजेस में फंक्शनल है ना। तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि सिटीज में क्या फंक्शनल है। तो हमें पता है कि सिटीज में क्या फंक्शनल है, सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी फंक्शनल है, ठीक है। और ये हो गया आपका 9A, है ना यहाँ पे। अब सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी तो फंक्शनल है, साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फंक्शनल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9B, है ना। ये भी दोनों जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन से अमेंडमेंट्स के साथ आया था, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी यूनियन, ऑलरेडी पढ़ लिया उनका स्टेट, पढ़ लिया उसका भी फर्दर डिवीजन, पढ़ लिया यूनियन टेरिटरी। तो अब हमें पता है कि देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, राइट। सो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 10, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना करने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को आराम तो आया नहीं। उन्होंने बोला यूनियन पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, अब दोनों का रिलेशन भी पढ़ो, जिसके कारण हम पार्ट 11 में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये हो गई बात एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि इतने सारे सिटीजन्स को बसा तो लिया, लेकिन अब ये काम क्या करेंगे। तो अब इतने सारे लोग हैं तो वो शायद प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फाइनेंस लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सूट्स होंगे। सो दिस इज पार्ट नंबर 12। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 13। सो वी नो दैट इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं लोग, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे तो चाहिए। अब पैसे कमाने के तो दो ही तरीके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि एक तो या तो आप बिजनेस कर लो, ट्रेड कर लो, या फिर आप सर्विस कर लो। तो हमने पढ़ा कि पार्ट नंबर 13 जो है वो डील करता है ट्रेड के साथ, कॉमर्स के साथ और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज पार्ट नंबर 13। अब ट्रेड जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सर्विस तो करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए पार्ट 14 किस चीज के साथ डील करता है, सर्विसेज। हालांकि दीज आर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट which is like PCS and UPSC and all of that। अब जब लोग इतना सारा काम करेंगे, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे और सूट्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपको एक ट्राइब्यूनल की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए आपका पार्ट 14A जो है वो बात करता है किस बारे में, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये सब हो गया, आपको पता है कि आप इमॉर्टल तो है नहीं, आपके बाद भी किसी को आना पड़ेगा, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं। तो इसीलिए आपको लाने का एक तरीका होगा इलेक्शंस, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना रहे हो और आपको पता है कि आप हमेशा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपको आपके बाद आपकी कंट्री चलाने के लिए एक सिस्टम चैनलाइज करना पड़ेगा, राइट। एंड क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं इसलिए इलेक्शन इज द ओनली वे टू डू इट, है ना। इसीलिए पार्ट 15 किस बारे में बात करता है, इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शंस के लिए कुछ मुद्दे चाहिए, और ये मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका ये एग्जैक्टली मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद करने में आसानी होगी, राइट। तो क्योंकि इलेक्शंस के लिए कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं, तो इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को आप थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे दो, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल अपीजमेंट जैसे मुद्दे जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिस पर इलेक्शन जो है वो काफी अच्छे से फंक्शन कर लेता है ना। तो इसीलिए हम पार्ट 16 में बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस के बारे में। पार्ट 17 बात कर रहा होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है, अब इलेक्शन में मुद्दे भी तो चाहिए, ठीक है। तो एक मुद्दा तो ये हो गया कि भाई आपने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया कुछ क्लासेस को, तो उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। और दूसरा हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज का मुद्दा,
ठीक है, तो चलिए ये दोनों बातें हो गई और इसको आप इलेक्शन से मर्ज करके याद रखो, है ना। पार्ट 15 क्या हो गया आपका, इलेक्शंस हो गया। पार्ट 16 हो गया आपका स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन क्लासेस, और पार्ट 17 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इन तीनों को एक सब हेड में याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। अच्छा, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना, वो बड़े स्मार्ट लोग थे। उन्हें पता था कि अगर हम इतने मुद्दों को उछालेंगे, इतना कुछ करेंगे, तो हमें स्टेट को भी कुछ पावर तो देनी पड़ेगी कि इन केस ऐसा हुआ कि पब्लिक वॉलेटाइल हो गई तो आप इमरजेंसी के प्रोविजंस लगा सकते हो। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इतने स्मार्ट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल शॉक प्रूफ बनाया था। हमें पता है कि हमारी कंट्री इतनी लंबी चौड़ी है, हमें पता है कि हम 35 करोड़ लोग हैं, मतलब 1947 के टाइम पर कुछ शॉक वेव्स आएंगे, तो उन शॉक वेव्स को झेलने के लिए एक वाल्व चाहिए। तो वो वाल्व जो था वो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस था, है ना। हमें पता है कि हमारी कंट्री में 3 तरह की इमरजेंसीज लगती हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और तीसरी होती है प्रेसिडेंट्स रूल। हमने देखा है कि प्रेसिडेंट्स रूल जो है आए गए दिन होता है। नेशनल इमरजेंसी एक बार हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं हुई है ना। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि अब जो चीजें कहीं पे भी नहीं अट पा रही थी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, क्योंकि वो रिस्क एवर्स थे, उन्होंने एक मिसलेनियस का भी सबहेड बनाया जिसमें वो सब कुछ पाक किया जो वो कहीं भी और पाक नहीं कर पा रहे थे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 20 की। तो पार्ट नंबर 20 जो है वो बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। दिस इज हैंड्स डाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, आज के डेट में 470 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 आर्टिकल्स का जंप हुआ है। क्योंकि हमारे फोर फादर्स ये जानते थे कि हमारे पास ये इंसाइट नहीं है कि आगे से 50 साल के बाद किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स होंगी, तो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि भाई आप ये रख लो, ये एक वेपन है जिससे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड कर पाओगे अपनी पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स गिव अस, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टेम्पररी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पार्ट 20 के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 21 के बारे में, जिसमें हम टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि TTSP के बारे में बात करते हैं। और हम लास्ट बात करेंगे पार्ट 22 के बारे में, जिसमें हम शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और रिपील के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल 25 पार्ट्स। आप गिनती करेंगे तो 26 पार्ट्स आएंगे, लेकिन पार्ट 7 जो है वो रिपील हो गया है, कुछ पार्ट्स जो है वो ऐड हो गए हैं, तो इसीलिए वो 22 से नंबर जो है बढ़ के वो 25 हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपने ये नोटिस किया होगा कि आज हमने सिर्फ पार्ट्स को लर्न किया, लेकिन हमने आर्टिकल्स नहीं पढ़े। उसका रीजन ये है कि जब हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स, DPSP को कवर करेंगे तो हमें एक एक आर्टिकल वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो आज के टॉपिक में रिडंडेंट नहीं हो जाए, इसीलिए हमने वो अवॉइड किया है। अगला जो एपिसोड आएगा वो शेड्यूल्स के बारे में आएगा, और हम पूरी ट्राई करेंगे कि उसमें भी इस तरह के ट्रिक्स आपको मिले जिससे आपको शेड्यूल्स भी सारे याद हो जाए। आई होप आपको सारे पार्ट्स याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो आप 1-2 बार और देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक आदमी के साथ भी प्लीज शेयर करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत छोटा सा चैनल है, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत हेल्प होगी इस चैनल को ग्रो करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम पार्ट वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा इंडियन पॉलिटी को लेके यही अप्रोच रहेगा, और हिस्ट्री के वीडियोस तो आ ही रहे हैं। बहुत जल्दी एंशिएंट खत्म करेंगे, मिडाइवल और मॉडर्न भी शुरू करेंगे, एंड आई एम वेरी होपफुल कि बाय सितंबर हमारे इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस आने लगेंगे। And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Best of luck for your exams and keep watching Free Economics.